तो इनकी कविताएं जो होती थी, इमली के ऊपर, समोसे के ऊपर, जलेबी के ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर, गाय पे, मक्खी पे, तो ये जो साधारण विषय होते हैं इन पे लिखते थे। कवि है काफी ज्यादा फेमस जिनका नाम है वीरेन। तो इनकी कविताओं को और इनको याद रखने के लिए वीरेनियत नाम का जो ये कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज किया जाता है। साज बनाते हैं दुखों की रुत में, दिल शिकस्ता है पर आवाज संभाले हुए। कि मामूली लोग और मामूली चीजें दरअसल उसी तरह हैं जिस तरह वे हैं, और इसी मामूलीपन में उनकी सार्थकता है। बिन पायल भी तुम्हारे पैर कितने सुगढ़ लग रहे हैं। इन पैरों में थोड़ी थोड़ी धूल लगी हुई है। धूल से याद आया, तुम दौड़ती हुई आई होगी अपनी आयो की। उसे अभी प्रतीक्षा करनी होगी। शीर्षक सबसे आखिर में दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसके बारे में मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, तो उस प्रोग्राम से मैं आ चुका हूँ। अब बारी है ये बताने की कि उस प्रोग्राम में आखिरकार हुआ क्या था। तो प्रोग्राम का नाम था वीरेनियत, जो कि आपने उस पोस्टर में देख ही लिया होगा। ये वाला पोस्टर मैंने आप सब लोगों के साथ साझा किया था। तो ये जो वीरेनियत था 6 था। तो ये हर साल इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और किसको याद करने के लिए किया जाता है, तो वो शख्सियत ये है। तो ये कवि है काफी ज्यादा फेमस जिनका नाम है वीरेन। तो इनकी कविताओं को और इनको याद रखने के लिए वीरेनियत नाम का जो ये कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो होता है इन्हीं की याद में। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये एक कवि है, इन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी है। मूल रूप से इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित है, और वो तीनों की तीनों का जो संग्रह है इसके अंदर है। तो इसके अंदर उनकी सारी कविताएं जो है संग्रहित है इस पुस्तक के अंदर। तो कार्यक्रम की जो शुरुआत भी होती है इन्हीं की एक कविता से होती है, हमेशा की तरह। वो पहले वीरेंद्र दा की कोई एक कविता पढ़ते हैं, और उसके बाद वहां पर जो कवि आए होते हैं उनसे अपनी कविता पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो मैंने थोड़ा बहुत इस भूमिका के अंदर से जो पढ़ा उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो भूमिका लिखी है मंगलेश जी ने लिखी है। तो उन्होंने इसके अंदर कुछ लिखा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है अभी। इसे पूरा पढ़ने के बाद और इनकी कई कविताओं से गुजरने के बाद मैं भी आपको एक पूरा वीडियो दे पाऊंगा वीरेंद्र दा के ऊपर। उससे पहले मैंने जो थोड़ा बहुत जरूरी है इनके बारे में वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो इन्होंने बेसिकली जो इनकी कविता रहती थी वो साधारण जन की कविता रहती थी। वीरेंद्र दा की कविताओं का जो शीर्षक रहता था उसे अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार की कविताएं लिखते थे। तो इनकी कविताएं जो होती थी, इमली के ऊपर, समोसे के ऊपर, जलेबी के ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर, गाय पे, मक्खी पे, तो ये जो साधारण विषय होते हैं इन पे लिखते थे। और ये जो मनुष्य का शोषण और दमन करने वाली जो शासक की शक्तियां होती थी उनका प्रतिरोध करने के लिए ये लिखते थे, जिसमें वो क्रांति की जो भावना लोगों में जगाने का जो भाव होता है उस तरीके की कविताएं लिखते थे। तो जिसे हम मामूलीपन कहते हैं एक तरीके से, वो ये करते थे। इसी मामूली के ऊपर इसके अंदर कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मामूली लोग और मामूली चीजें दरअसल उसी तरह हैं जिस तरह वे हैं, और इसी मामूलीपन में उनकी सार्थकता है। जिसे पहचानना उसके जीवन का सम्मान करना है, और हम जितना अधिक ऐसे जीवन को जिएंगे उतने अधिक मानवीय हो जाएंगे। तो यानी जो चीज जितनी ज्यादा साधारण है उसको उतने ही साधारण रूप में बताना, यही उस चीज की सार्थकता है। और जैसा हम जितना हम ये करेंगे हम मानवता के उतने ही करीब पहुंचेंगे। तो आप इस लाइन से समझ पा रहे होंगे कि जो वीरेंद्र दा है उनकी कविताओं में यही साधारणपन देखने को मिलता है, जो कि एक असाधारण तरीके से हम लोगों के सामने आता है। वे रोजमर्रा की मामूली चीजों के प्रति गहरा लगाव हमें उनकी कविता में देखने को मिलेगा। इनकी मैं एक कविता आपको बोल देता हूँ। मैं ग्रीष्म की तेजस्विता हूँ और गुठली जैसा छिपा शरद का उष्ण ताप, मैं हूँ वसंत का सुखद अकेलापन। जेब में गहरी पड़ी मूंगफली को छांट कर चबाता फुर्सत से, मैं चेकदार कपड़े की कमीज हूँ। उमड़ते हुए बादल जब रगड़ खाते हैं, मैं उनका मुखर गुस्सा हूँ। तो पढ़ने में अगर थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो मेरे को माफ़ करना। और कविता का जो क्षेत्र है मेरा खुद का, वो उसमें क्या है, पर्सनली थोड़ा मैं कम एक्टिव रहता हूँ, कविता की तरफ कम ध्यान रहता है मेरा, ज़्यादा उतना मेरा इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं है।
फिर भी मैंने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा सा कवर कर दूं मैं किस इवेंट में क्या हुआ था। तो आप देख पाएंगे इस कविता के अंदर जो तेजस्विता और शरद की जो ऊष्मा और वसंत के सुखद अकेलेपन की जो बात हुई है, और जेब में पड़ी मूंगफली और चेकदार कमीज की जो बात आई है, वो एक नया सौंदर्य बोध आपको दिखा रहा होगा, एक नया यथार्थ दिखा रहा होगा। तो जिस तरीके से ये चीज़ें आई हैं नॉर्मली आपको कविता में देखने को नहीं मिलती होंगी। तो वीरेंद्र इस प्रकार की जो रोजमर्रा के जीवन है और साधारण चीज़ें जो होती है एक आम मामूली आदमी के जीवन में, तो उसी को आधार बना करके कविता ये लिखते थे। बाकी तो इस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं अभी उनकी गो थ्रू नहीं गया हूँ, यही जो शुरुआत में थोड़ा बहुत मुझे जो अंदाजा लगा उसी से बताया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट में क्या हुआ था। तो इवेंट में बहुत सारे कवियों को बुलाया गया था जो कि इसी तरीके की कविताएं लिखते हैं। तो उसमें से सबसे पहले कौन आए थे उनके बारे में बताने से पहले बताऊंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत आशुतोष सर करते हैं, वो वीरेंद्र जी की एक कविता सुनाते हैं और उसके बाद जो कवि लोग आए थे उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। उसमें शामिल हो जाता है राहगीर, सड़क पर सामने शीर्षक की तरफ चला आता, उसे अभी प्रतीक्षा करनी होगी, शीर्षक सबसे आखिर में दिया जाएगा। तो सबसे पहले वहां पर जो आई थी उनका नाम है पूनम। उन्होंने कई सारी कविताएं सुनाई। इनकी जो कविताएं होती थी आदिवासी जंगल और जमीन से रिलेटेड है। तो उनका जो बिंब विधान था वो अद्भुत था। उनकी एक कविता थी जिसपे वो पैरों का जिक्र कर रही थी, वो एकदम जब उन्होंने सुनाया तो बहुत ही अच्छा सा लगा। एक मैं क्लिप लगा देता हूँ, आप देखना वो किस तरीके से कविताओं को बता रही थी। बिन पायल भी तुम्हारे पैर कितने सुगड़ लग रहे हैं, इन पैरों में थोड़ी थोड़ी धूल लगी हुई है, धूल से याद आया तुम दौड़ती हुई आई होगी अपनी आयो की गोद। इसी तरीके से जो कविता सुनाते वक्त जो 2-3 लाइन मुझे अच्छी लगी उन्हें लिख ली थी। इन्हीं की कविता से एक लाइन जो मैंने लिखी थी वो थी कि नदी अपना दुख किसे बताती होगी। जैसे देखते हैं ना नॉर्मली सब लोग अपना दुख एक दूसरे को बताते रहते हैं, उसी तरीके से इनकी कविता की एक आखिरी लाइन थी कि नदी अपना दुख भला किसे बताती होगी, वो तो बोल भी नहीं सकती है तो उसका दुख कौन समझता है। कहते हैं कि बोलने से दुख हल्का हो जाता है, तो नदी किसके पास दुख कहती होगी। तो ये उनकी कविता में ये लाइन मेरे को अच्छी लगी, तुमने लिख ली थी। ऐसे ही उनकी एक और लाइन थी, जंगली जिनका मनुष्य पर बनाई गई व्यवस्था पर आना मना है। यानी जंगली हम उसे कहते हैं जो मनुष्य की बनाई गई जो व्यवस्था उसमें नहीं आ सकता। तो इनकी जो कविताएं थी स्तब्ध कर देने वाली थी। जो एक छोटी सी क्लिप मैंने चलाई उसमें आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। इसके बाद आए थे सत्यपाल जी जो कि पंजाब से थे। इन्होंने एक कविता सुनाई क्योंकि इनकी जो आंख में दिक्कत थी, तो बाकी की जो इनकी कविता थी वो आशुतोष सर ने अपने जबान से सुनाई। तो कविता में ये भी मैटर करता है कि कौन व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी जो आवाज़ है, जिस शैली से वो बोल रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो इसलिए आप इनकी भी बोली सुनिए किस तरीके से अपनी कविताओं का पाठ कर रहे थे। कविता की याद में चलते हुए और तुम्हारा कलेजा धक रह गया। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट जो थी वो एक कावित्री थी, उनका नाम था कविता कादम्बरी। तो इन्होंने युद्ध के ऊपर, युद्ध और दूसरी तरफ एक कोमल बच्चे को रखा और एक तरफ युद्ध, तो इन दोनों को एक कविता में वो साथ साथ लेके चल रही थी किस तरीके से एक तरफ युद्ध है दूसरी तरफ बच्चे हैं, तो इन दोनों को वो दिखा रही थी वहाँ पर। उन्होंने दूसरी कविता आधा हिंदू आधा मुसलमान इस पे सुनाई। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी उनकी कविता मुहावरे, जिसमें उन्होंने कहा था कि चलते चलते घिस जाना चप्पलों का। ये जो मुहावरा है काम नहीं करता वहाँ पर जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती। तो इस तरीके से कई मुहावरे उन्होंने गिनाए और कहाँ पर वो मुहावरे काम नहीं करते, इससे एक कविता बनाई थी, बहुत ही शानदार थी। इसके बाद उन्होंने जो अगली कविता सुनाई, दुनिया का सबसे शानदार पुरुष, फिर इसी तरीके से मेरे बेटे। उनकी आवाज़ को आप खुद ही सुन के देखिए उन्होंने किस तरीके से कविताओं को सुनाया। मेरी बिटिया, तुम जिस दुनिया में आई हो वहाँ बमों की बरसात का मौसम है, मिट्टी से बारूद का भभका उठ रहा है, सीने पर मूंग दलना भी एक मुहावरा है, सीने पर मूंग दलना भी एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन सीनों पर जो सालों की दलन के बाद भी नहीं हुए हैं चा। इसके बाद आते हैं अंचित जो पटना से थे, उन्होंने भी अपनी इसी तरीके की कविताओं को सुनाया। साफ होता है बार बार कि मनुष्यता का कपड़ा उम्मीद की सूत से बना है। हिंसा जितना गहरे छुपाए प्रेम का चांद
उसको मिटा नहीं सकते। इसके बाद आते हैं विजया सिंह, जो कि पंजाब से थी। इन्होंने काफ़ी सारी जो अच्छी कविताएं सुनाई थी। इनकी विशेषता ये थी कि जो दुख की जो बयानी भी हंसते हुए कैसे कर दी जाती है, वो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिखाया। इनकी कविताओं के जो शीर्षक थे, मच्छर, दफ्तर का ताला, छिपकली, बहनें, इस तरीके की थी। तो इनमें से कोई एक कविता मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मच्छर कविता को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो मच्छर आकर के काटता है, इसको उन्होंने किस तरीके से एक कविता में ढाल दिया, वो भी हास्य व्यंग्य के रूप। इस मच्छर कविता के माध्यम से उन्होंने वो जो सीन है मच्छर का काट के जाने का, जो कि लोगों को बहुत बुरा सा लगता है, उन्होंने उसे एक हास्य व्यंग्य के अंदर ढाल दिया था, जहाँ पर उन्होंने मच्छर को एक संगीतकार कह दिया था और उसके डंक मार के जो काटता है उसको बताया कि वो कैसे अपना जो संगीत है उसको आपके खून में घोल देता है। उसके पंखों का फड़फड़ाना वो संगीत की धुन है, और जब वो आता है हमारे पास ताली मार करके, हम किस तरीके से उसका स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बिंबो को बनाया और एक हास्य के रूप में इस जो दुखद घटना है मच्छर के काटने की को अच्छा बना दिया। इसी तरीके से दफ्तर के ताले के ऊपर उन्होंने लिखा था, छिपकली के ऊपर लिखा था, और आप खुद देख लीजिए उनका सुनाने का तरीका किस प्रकार का है। कविता का शीर्षक है खान यूनिस। शहर है कोई जिसका इतिहास मेरे इतिहास से मेल नहीं खाता। सुना है उसकी सड़कों पर सब नहीं चल सकते। मैं बैठी हूँ यहाँ इस शहर जहाँ सड़कों पर आवाजाही है, कारों के हॉर्न, मोटरसाइकिल के साइलेंसर शोर कर रहे हैं। इसके बाद आए थे नादिम नदीम। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेर व शायरियाँ करी, और ये सब आप खुद वीडियो में देख लीजिए। ये किसी शहर तमन्ना के निकाले हुए हैं, आह को साज बनाते हैं दुखों की रुत में। आह को साज बनाते हैं दुखों की रुत में, दिल शिकस्ता है पर आवाज संभाले हुए। अच्छी सड़क पर धक्के खाकर झीलों तक पहुंचे हो तुम, जल परियों के सपने छोड़ो, गीत सुनो मल्लाहों के। दर्शन की हट कर तो रहे हो उस देवी से ध्यान रहे, दर्शन की हट कर तो रहे हो उस देवी से ध्यान रहे। एक झलक में होश फना हो गए थे कलीमुल्लाह। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी सुनाई थी। इन्होंने पूरा जो सभागार था उसको एकदम जानदार बना दिया था। इसके बाद आए पराग पवन, जिन्होंने बेरोजगारी की जो कविता श्रृंखला है उससे इन्होंने अपनी कविता सुनाई, और बेरोजगारी वाली कविता वहाँ पर जो लोग थे काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई, जिसके अंदर 41 कविता है, उसमें से कुछ उन्होंने सुना दी थी। उनकी इसी बेरोजगार वाली श्रृंखला में प्रधानमंत्री पे किया गया व्यंग लोगों को काफ़ी पसंद आया, और इतना पसंद आया तो उन्होंने कहा कि दोबारा सुना दो एक बार। ये वाली कविता मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे, और वीरेंद्र की कुछ कविता भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। तो किस तरीके से जैसे मधुमक्खी है और जानवर है, उन तक लोगों के पास उनका काम है खुद का, पर मनुष्य के पास नहीं है, वो उनसे भी किस तरीके से गैर गुजरा है, इस चीज़ को उन्होंने बताने की कोशिश करी है। चूल्हे लीप दिए जाते हैं और चौका एक हल्की सी नमी के नीचे कितना पवित्र दिखने लगता था। सब कुछ साफ कर दिया जाता, सब कुछ साफ कर दिया जाता, पर माँ बचा कर रख लेती थी 2 मुट्ठी लाख। इसके बाद लास्ट में जो सबसे आए हरीश चंद्र पांडे, अल्मोड़ा से थे, और इन्होंने भी अपनी जो कविता है सब लोगों के सामने रखी। आप इनकी आवाज़ देख सकते हैं। मेरी देह न ले जाओ साहेब, मेरी आत्मा ले जाओ। मेरी आत्मा के पास कोई रोजगार नहीं है। मेरी रोजी रोटी में रोड़ा अटकाती है यह आत्मा, और तुम्हें आत्मा की सख्त दरकार है। मेरी आत्मा ले जाओ। और इनकी कविता की जो मैंने एक लाइन नोट करी वो ये है कि पानी ने कहा कि मैं अपने घर में घुस रहा हूँ। इन्होंने कहा कविता सुनाई थी जिसके अंदर बताया था किस तरीके से जो पानी है घरों में आकर के घुस जा रहा है। तो लास्ट में बताया कि सोचते हैं लोग कि हमारे घरों में पानी आ गया, तो इन्होंने पानी जो है उसकी आवाज़ बन करके बोला कि मैं अपने ही घर में आ रहा हूँ, तुम लोग आए हो मेरी जगह पर। अगली बार वीरेंद्र के ऊपर मैं आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो देने वाला हूँ। जब मैं इस किताब को थोड़ा और पढ़ लूँगा तो काफ़ी अच्छे से बताऊँगा, इनका काम बताऊँगा, इन्होंने क्या काम किया, किस किस चीज़ों के ऊपर लिखा है।
तो आपको पता लग जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कोई सवाल जवाब कुछ भी हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।